हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पॉलिसी का अभ्यर्पण। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी पॉलिसी है उसका जो टाइटल है, उसके जो राइट्स हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी जो लाइफ पॉलिसी और जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एसेट, जो भी मतलब टाइटल्स है, जो भी राइट्स हैं, वो यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे को हस्तांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, उसे हम असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी कहते हैं। आई रिपीट बच्चों, सिंपल असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। असाइनमेंट का मतलब क्या है? ट्रांसफर करना कुछ भी चीज, कोई टाइटल, कोई राइट्स, कोई इंटरेस्ट, कोई पॉलिसी, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी बाय द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। ठीक है, जो भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसको हम कहते हैं असाइनर, और जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है उसको हम कहते हैं असाइनी। जनरली बच्चों असाइनमेंट क्यों की जाती है, असाइनमेंट क्यों करते हैं हम? जनरली इट इज डन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा इस केस में होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इनको हम एज अ कलेक्ट्रल सिक्योरिटी इशू करवा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि असाइनमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो क्या रहता है? सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स रहता है। तो अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को किसी भी व्यक्ति के फेवर में असाइन कर देता है, तो ऐसे केस में जिस भी व्यक्ति के फेवर में उसने असाइन किया, तो उसी के पास सारे पॉलिसी के राइट्स चले जाएंगे और वो व्यक्ति खुद से अपने सारे राइट्स जो है वो लूज कर देता है। उसके पास वो राइट्स नहीं रहते हैं, वो उसके सारे अधिकार खो देता है। तो असाइनी गेट्स द राइट टू रिसीव द मनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ लाइफ अश्योर्ड और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। तो ऐसे केस में जब डेथ बेनिफिट्स है या जो पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट है, तो वो सारे के सारे बेनिफिट्स, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, जो भी क्लेम्स हैं, वो किसको मिलते हैं बच्चों? वो किसको मिलेंगे? असाइनी को मिलते हैं। ठीक है, उस केस में जो असाइनर है, असाइनर के कोई भी जितने भी राइट्स थे, असाइनर हैज लॉस्ट ऑल द राइट्स इन ऑल दोस केसेस। क्लियर? द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। टाइप्स ऑफ असाइनमेंट क्या है बच्चों? कि कितने प्रकार होते हैं अभ्यर्पण के। तो बेसिकली अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट दो तरह से हो सकती है। असाइनमेंट हो सकती है एब्सोल्यूट असाइनमेंट और कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट होती है निरपेक्ष अभ्यर्पण और कंडीशनल असाइनमेंट को हम बोलते हैं शर्त रहित अभ्यर्पण। कंडीशनल, अब देखो, निरपेक्ष एब्सोल्यूट मीन्स इसमें ये वो असाइनमेंट है दैट इज एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इस टाइप ऑफ असाइनमेंट में जो असाइनी होता है, असाइनी के पास उस पॉलिसी के सारे राइट्स होते हैं टिल ही रीअसाइंस द पॉलिसी इन फेवर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अब क्या है, पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी किसी को असाइन कर दी, मैंने अपनी पॉलिसी अपने हस्बैंड को असाइन कर दी, तो उस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी राइट्स थे जो मेरे पास थे, जो हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉलिसी होल्डर पढ़े थे, वो सारे राइट्स जो है वो किसके पास चले गए? अब असाइनी के पास चले गए। मेरे केस में वो मेरे हस्बैंड के पास चले गए। सो इन केस असाइनी डाइज बिफोर द मैच्योरिटी, then the maturity amount shall be paid to the legal heirs of assignee। यदि असाइनी की मृत्यु हो जाए तो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो असाइनर को नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा? जो भी असाइनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको मिलेगा। आई बात समझ? नेक्स्ट, कंडीशनल असाइनमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट क्या होती है बच्चों? कंडीशनल असाइनमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक शर्त होती है। ठीक है ना, कि कोई शर्त है, इस असाइनमेंट में एक शर्त ऐड कर दी जाएगी, एक पर्टिकुलर एक क्लॉज ऐड कर दिया जाता है। तो ये क्या है बच्चों? कंडीशनल असाइनमेंट वो असाइनमेंट होती है जहां पर जो भी उस पॉलिसी का टाइटल है, राइट्स है, इंटरेस्ट है, दैट इज ऑटोमेटिकली रिवर्टेड बैक टू द असाइनर ऑन अकरेंस ऑफ द सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस। अब की कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है, ऐसा अगर कुछ हो गया, मतलब इसमें कुछ शर्त लगा दी जाती है कि मैं तुम्हें ये पॉलिसी के राइट्स ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो उस केस में क्या होगा? वो पॉलिसी मेरे पास आएगी, किसी और के पास जाएगी, जो भी उसके राइट्स है या उसके साथ जो भी क्लॉज अटैच किए हैं, जो भी कंडीशन है, एक स्पेसिफिक कंडीशन अटैच कर दी जाती है। दैट इज नोन एज कंडीशनल असाइनमेंट। ठीक है, तो इसमें यही चीज बता रखा है। स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या हो सकती हैं? सच एज डेथ ऑफ द असाइनी बिफोर द डेथ ऑफ असाइनर। यहाँ पर असाइनर कहता है कि यदि
मेरी डेथ से पहले तुम्हारी अगर डेथ हो जाती है तो वो पैसा तुम्हारे लीगल ईयर्स को ना मिल करके वापस सारे बेनिफिट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो वहां पर एक कंडीशन लग गई। क्लियर? ऑन द रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी हो सकता है कि जैसे ही तुम्हारा लोन की रीपेमेंट हो जाएगी, बिकॉज असाइनमेंट का पर्पस क्या है, लोन की सिक्योरिटी, उसके लिए असाइनर ने असाइनी को दे दिया। अब बात ये आता है कि असाइनर ने कंडीशन लगा दी कि जैसे ही तुम्हारा लोन रीपे हो जाएगा तो इस पॉलिसी के सारे राइट्स मुझे वापस मिल जाएंगे, यू विल नॉट होल्ड एनी राइट्स to this policy anymore. Clear? And on the survival of assigner on the date of maturity. Clear? मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्या बन रहा है कि कंडीशनल असाइनमेंट में जब असाइनर असाइनी को अपनी पॉलिसी से रिलेटेड राइट्स असाइन करता है, उसका टाइटल असाइन करता है, तो वो वहां पर कुछ कंडीशंस जो है वो अटैच कर देता है। नेक्स्ट इज फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ असाइनमेंट। फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ असाइनमेंट क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो असाइनर है दैट मस्ट बी मेजर। ठीक है, अब असाइनर मेजर होना चाहिए। मेजर मीन्स 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। ठीक है, असाइनर को बच्चों इसमें हम बोलते हैं अधिन्यासक। ठीक है, अधिन्यासक को वयस्क होना चाहिए। ठीक है, वयस्क होना चाहिए। नेक्स्ट, assigner must be competent to make assignment and he must not be insane and insolvent। यानी कि जो भी असाइनर है वो competent होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को। देखो पॉलिसी होल्डर, जैसे अब मैंने आपको बताया इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर असाइनर अपने जो राइट्स है वो किसी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसके पास वो कॉम्पिटेंसी भी तो होनी चाहिए, यानी कि जो असाइनर है वो सक्षम होना चाहिए असाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, वो इनसेन या इंसॉल्वेंट यानी कि वो दिवालिया या मूर्ख नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, असाइनर शुड हैव कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द पॉलिसी। अब जिस भी पर्सन की पॉलिसी अगर पार्शियल उसके पास ऑनरशिप है, राइट्स है, तो ऐसे केस में वो ट्रांसफर तो नहीं कर सकता। तो कंप्लीट ऑनरशिप होनी ट्रांसफर के लिए बहुत जरूरी है। तो कंप्लीट ऑनरशिप को हम बोलेंगे संपूर्ण स्वामित्व होना चाहिए यहाँ पर असाइनर का। असाइनमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड मस्ट बी वेरी क्लियर। ये भी बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो भी असाइनमेंट है या जो असाइनर दे रहा है, ठीक है, तो असाइनमेंट कैसी होनी चाहिए? असाइनमेंट होता है अभ्यर्पण। मैंने फिर से बता रही हूँ, जो असाइनमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? वो लिखित होनी चाहिए और क्लियर यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए। असाइनमेंट मे बी मेड विद और विदाउट कंसिडरेशन। अब असाइनमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, सो इट कैन बी विद और विदाउट कंसिडरेशन। मीन्स इट कैन बी विद प्रतिफल और विदाउट प्रतिफल। मतलब इसमें प्रतिफल, जो भी कंसिडरेशन है, जो भी असाइनमेंट है उसमें प्रतिफल भी हो सकता है और प्रतिफल नहीं भी हो सकता। कंसिडरेशन होना कुछ मैंडेटरी नहीं है। असाइनमेंट इज अलाउड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान की किसी भी टाइप ऑफ प्लान में जो है, किसी भी पॉलिसी में, किसी भी टाइप ऑफ प्लान में असाइनमेंट किया जा सकता है। वंस असाइनमेंट इज डन इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, ओनली रीअसाइनमेंट कैन बी डन। एक बार असाइनमेंट हो गया तो बच्चों उसको कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ रीअसाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रीअसाइनमेंट कैसे हो सकता है कि ए ने बी को किया, बी ने आगे वापस ए को कर दिया या सी को कर दिया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ए ने एक बार बी को राइट्स दे दिया और बाद में कहे नहीं मैं अपने राइट्स वापस ले रहा हूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो जब उसने एब्सोल्यूट या कंडीशनल असाइनमेंट जो भी किया है, जो भी उस टाइम मेंशन हुआ है, असाइनमेंट वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट, असाइनमेंट कैन बी डन इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी संस्था के पक्ष में किया जा सकता है। 9, असाइनमेंट कैन बी डन इन फेवर ऑफ मोर देन वन पर्सन। किसी एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में भी इसको किया जा सकता है। ऑन रिसीट ऑफ असाइनमेंट रिक्वेस्ट, इंश्योरर हैज टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ असाइनमेंट इन देयर रिकॉर्ड्स। जैसे ही असाइनमेंट हो गया, ठीक है, असाइनमेंट रिक्वेस्ट इंश्योरर के पास आई, इंश्योरेंस कंपनी के पास आई, उनको ये असाइनमेंट की डिटेल्स जो है अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट करनी होती हैं, क्योंकि उस पॉलिसी से सारे बेनिफिट, सारी इंफॉर्मेशन, सारे राइट्स अब किसके पास है? असाइनी के पास है। तो ऐसे केस में अब उनको वो पुराने वाले पर्सन को सारी डिटेल्स ना भेज करके किसको भेजने होते हैं? न्यू पर्सन को भेजने होते हैं, यानी कि असाइनी को भेजने होते हैं। असाइनी गेट्स कंप्लीट ऑनरशिप एंड राइट्स ओवर द इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अधिन्यासी है उसको बीमा पॉलिसी पर पूर्ण स्वामित्व अथवा अधिकार प्राप्त रहता है। सेक्शन 38 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 डील्स विद द असाइनमेंट। तो असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्लॉज हैं इंश्योरेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में आते हैं? सेक्शन 38 में कवर होते हैं।
क्लियर। द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का क्या प्रोसेस है? सबसे पहली चीज सेक्शन 38 मैंने आपको पहले बताया है असाइनमेंट से डील करता है। तो प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट में बच्चों सबसे पहली चीज ये है कि जो भी ट्रांसफर है पॉलिसी की, जो भी ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी जो भी है, दैट इज डन बाय एन एंडोर्समेंट अपॉन द पॉलिसी इटसेल्फ और बाय अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। या तो पॉलिसी के ऊपर एंडोर्समेंट लगा देते हैं या एक सेपरेट रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम डीड ऑफ असाइनमेंट बोलते हैं, और उसके लिए एक या एक से ज्यादा विटनेस का होना जरूरी है। एक रिटन डीड तैयार हो जाती है दैट द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग ऑल द राइट्स हैव बीन असाइन्ड टू दिस पर्सन एंड दैट शुड बी डन इन फेवर ऑफ वन और मोर विटनेस। कम से कम एक जो है विटनेस होना वहां पर हमारे पास जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके लिए गवाह, अगर हम विटनेस की बात करें तो गवाह बोलते हैं विटनेस को। नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ असाइनमेंट along with policy document and assignment deed must be sent to the insurer and the date of receiving the notice shall regulate द प्रायोरिटी ऑफ ऑल द केसेस। ऑब्वियसली पहले यहाँ पर असाइनमेंट की है, असाइनमेंट कैसे होगी? रिटर्न में होगी, एक गवाह के सामने होगी। उसके बाद उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, नोटिस किसको देना है, सारी इन्फॉर्मेशन इंश्योरर के पास जाएगी ताकि इंश्योरर उसको अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर सके। नेक्स्ट है आफ्टर रिसीविंग द डॉक्यूमेंट, इंश्योरर क्या करेगा? वो असाइनमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा कि अब हमारा जो नेम ऑफ असाइनी क्या है, डेट ऑफ असाइनमेंट क्या है, यानी कि किस डेट से उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन के पास जाएगी। तो ऐसे केस में इंश्योरर भी एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देगा ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस टू द असाइनी ऑन पेमेंट ऑफ मैक्सिमम फीस ऑफ ₹1। तो यहाँ पर वो ₹1 की राशि का भुगतान करेंगे। जो भी इसमें जो भी एग्जैक्ट गिवन पॉलिसी होगी, ये सही नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो डिपॉजिट कराएगा असाइनर, और उसके बाद इंश्योरर जो है उसकी रिसीट का एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ भाई हमने अपने रिकॉर्ड्स में असाइनी को अपडेट कर दिया है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है फ्रॉम द डेट ऑफ असाइनमेंट असाइनी शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसी एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज अंडर द पॉलिसी। तो जिस दिन असाइनमेंट हो गया, अपडेट कर दिया, यहाँ पर डेट ऑफ असाइनमेंट अगर इंश्योरर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर दिया, तो उस दिन से लेकर के असाइनी जो है, ठीक है, तो उस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं या जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी उसके फायदे या जो भी उसके दायित्व हैं, वो सारे के सारे कौन करेगा? उस सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? असाइनी है। वैलिड असाइनमेंट इज इररेवोकेबल एंड कैन नॉट बी कैंसल्ड, इट कैन ओनली बी रीअसाइंड। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि कोई भी वैलिड, यानी कि अगर कोई भी असाइनमेंट जो है वो वैध है, वैध अध्यापन है, तो वो हमेशा इररेवोकेबल होता है, वो अपरिवर्तनीय होता है, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसको रद्द किया नहीं जा सकता। बट येस इट कैन बी रीअसाइंड, इसका पुनः अभ्यर्पण किया जा सकता है। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। The next and the last point of assignment here in your book is the nomination made in the policy shall automatically stand cancel after the assignment। यानी कि असाइनमेंट के बाद यदि जैसे ही असाइनमेंट हुआ तो पॉलिसी होल्डर ने उस वक्त जो भी नॉमिनेशंस पॉलिसी इशू के टाइम किए थे तो वो सब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि सारे राइट्स किसके पास है? असाइनी के पास है। एंड जो भी चेंजेस हैं दैट वुड बी मेड देयर आफ्टर एज पर द information or as per the information received by the assignee. Clear? So that's all for today. Thank you.